हेलो मनी 9। नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज भी जो रेंज बाउंड ट्रेड है उस रेंज बाउंड ट्रेड में कई सारे लार्ज कैप, कई सारे मिड कैप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो इंडेक्स आज बिल्कुल फ्लैट है, चाहे सेंसेक्स हो निफ्टी हो, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो खरीदारी के साथ है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है, 1350 शेयर एडवांस में है और करीब 1100 शेयर बिकवाली में है। पहले के कंपैरिजन में इंडेक्स में थोड़ी खरीदारी जरूर आई है। कुछ देर पहले इंडेक्स दायरे में था, लाल निशान में था, लेकिन अब निफ्टी डे हाई की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। और जो मिड कैप्स इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहां पर भी खरीदारी आ रही है। निफ्टी अब 24,360 के जोन में पहुंच चुका है। सेंसेक्स 184 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 108 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 250 अंक ऊपर है, आधा परसेंट ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज का स्टार परफॉर्मर अब बन चुका है आईटी, करीब 1.5% की तेजी यहां पर आ चुकी है। इसमें टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस पीएसयू बैंक में खरीदारी है और प्लस रिलायंस भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह। बहुत समय बाद फिर से आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गए थे भारत भ्रमण पे, भारत भ्रमण के बाद लौटे हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट हफ्ते जब मैं पूछा कि कहाँ हैं हमारे डॉक्टर साहब, तब पता चला आप नागपुर गए हुए थे। सो कैसा रहा आपका भारत भ्रमण और क्या लग रहा है मार्केट्स को लेके? देखिए सुमित जी, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है और कुछ हमारे क्लोज फैमिली में एक मैरिज थी जिसकी वजह से, और मैरिज का सीजन हो और खाने का मौका मिले और मैं खाने का वैसे ही शौकीन हूँ, तो फिर मैंने सोचा सेहत से इसका तो नहीं मौका। लगता डॉक्टर साहब, सेहत तो कांस्टेंट है। खाना जा कहाँ रहा है पहले तो ये बताओ आप। तो मौका छोड़ना ज्यादा अच्छा था और मार्केट भी थोड़ी उलझी हुई सी थी, तो मुझे लगा कि इतनी उलझनों में थोड़ा रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मार्केट देखिए, अभी निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आपने बिल्कुल सही बताया, थोड़ा सा पुल बैक आया। 380 का वेट कर लीजिए, 380 के ऊपर जाता है तो कल बीटीएससी ट्रेड करके जाइए, यानी बाय टुडे सेल टुमारो वाली स्ट्रैटेजी। और चूंकि कल आपको एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय निफ्टी में चूंकि थर्सडे छुट्टी है तो कल ही एक्सपायरी है, तो उसका एक मोमेंटम है। इस वजह से मार्केट में फिलहाल वीकनेस के संकेत कम दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर रहेगा। 320 के नीचे जाने के बाद ही, यहां पर 24,320 के नीचे जाने के बाद ही निफ्टी में कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तब तक ऐसा कुछ डाउनफॉल दिखाई नहीं देता, तो मुझे लगता है कि बाइंग बाइसनेस के साथ स्टॉक अच्छे अच्छे चूज करके लेते रहिए, थोड़ा मुनाफा बढ़ता रहेगा। तो बाइंग बायस रखिए और पिक एंड चूज करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसके हिसाब से आप कामकाज करके चलिएगा। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहां से सपोर्ट आ रहा है? आज सपोर्ट आ रहा है रिलायंस की तरफ से। पहले निफ्टी के गेनर लेकर आए डायरेक्टर साहब। आज रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, बीईएल सपोर्ट कर रहा है, टेक महिंद्रा सपोर्ट कर रहा है, इटर्नल सपोर्ट कर रहा है, जहां से खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज कुछ नाम अगर दिखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज है, अल्ट्राटेक है, सेकेंड डे कंसेक्यूटिव सेल है अल्ट्राटेक में। पावर ग्रिड है, श्याम फाइनेंस है, जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप साइड पर नजर डालेंगे तो आज मिड कैप में खरीदारी है कोचिन शिपयार्ड में, मसगांव डॉक में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में और प्रेस्टीज एस्टेट में, जहां पर खरीदारी है। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा प्रेशर है टाटा टेक में, ओबरॉय रियल्टी में, औरबिंदो फार्मा में, मोतीलाल ओसवाल में, जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें गार्डन रीच, यहां अच्छी खरीदारी है। डेटा पैटर्न में खरीदारी है। बीईएमएल और पीएनबी हाउसिंग, यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे आज जहां प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें गो डिजिट नंबर्स का इंपैक्ट, कैस्ट्रॉल नंबर्स का इंपैक्ट, आरके फोर्जिंग लगातार तीसरा दिन बिकवाली का, और तेजस नेटवर्क नंबर्स का इंपैक्ट आज सेकंड डे भी यहां पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये डिफेंस में क्या किया जाए? ये जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, सिचुएशन चल रही है भारत पाक के बीच में, डिफेंस सिचुएशन और तेज होती जा रही है, क्या करा जाए इस पूरे सेक्टर में? देखिए, जो ये जिस हिसाब से ये टेंशन क्रिएट हुआ, उससे कुछ फायदा हुआ हो ना या हुआ हो, लोगों का नुकसान ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है डिफेंस वालों ने कॉन्फिडेंस जरूर गेन किया है और वही गेन कौन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट की समरी आपने बताई, लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सुमित जी में ही ऐड करने की कोशिश करूँ तो इस समय 46% स्टॉक जो है निफ्टी के वो बाय में है और 53% स्टॉक सेल में है, यानी कि मार्केट कंफ्यूजन में है वेटेज वाइज। ऑटो सीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग है, एफएमसीजी कंस्ट्रक्शन एनर्जी में थोड़ा बुलिशनेस है, फर्टिलाइजर बैंक्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही, आईटी जैसा बता ही रहे हैं कि लीड कर रहा है। लेकिन मीडिया मेटल फार्मा भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस समय निफ्टी को, और दे रहा है टेलीकॉम और सर्विस इंडस्ट्री। तो निफ्टी के जो
सिनेरियो है वो यहाँ पर क्लियर कट एक कंफ्यूजन में है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक्सपायरी है तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। और डिफेंस काउंटर की जो बात कर रहे हो उसमें हम लोग स्टॉक की स्पेसिफिक चर्चा तो करेंगे करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जल्दी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी आने वाले एक महीने तक तो डिफेंस का जलवा कायम रहेगा। और इस समय डिफेंस के जो आपके टारगेट थे उनको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, लगभग 5 to 10%। एग्जाम्पल के लिए HAL जैसे, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, आगे सवालों में सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। HAL ने का टारगेट 4800 तक आप इंक्रीज कर लीजिए। और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लगता है कि सेल करने से तो बचिए। कुछ एक आध काउंटर में एंट्री बनती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान रखिएगा और स्लोली एंड स्टेडली अपने जो टारगेट्स हैं उनको ऊपर की तरफ रिवाइज करना शुरू करिएगा। चलिए अब जरा शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और डॉक्टर साहब से अगर कोई भी आपका सवाल है, आप बातचीत करना चाहते हैं हमारे जानकार से, तो आप सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com और साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहने वाले हैं। तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और डॉक्टर साहब से बातचीत करिए। अब डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो आया है वो है CDSL के बारे में। 1610 रुपए के दाम पे पूर्णिमा मिश्रा जी ने ले रखा है। फर्दर एवरेज करें या ना करें? देखिए, इस समय अगर एवरेज करने के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर अगर आता है तो ज्यादा अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी कम से कम 20-25 रुपीज तक का मिनिमम करेक्शन देखने को मिलेगा। वैसे 50 रुपए तक का करेक्शन इजिली दिख सकता है। तो ऐड करने की राय नहीं है, जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसी को होल्ड करिए। और अगला सवाल का जवाब तो हो सकता है मैं अभी दूं भी ना। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं लग रहा है भूल गए, मुझे भूल गए क्या ये। एवरी ट्यूसडे आपको यहीं पे मिलूंगा और एवरी ट्यूसडे सबसे पहले यही वॉच करूंगा कि कितने लोग आज आप जुड़ रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, लगे रहिए, इधर उधर जाते रहिए, पूछते रहिए, परेशान होते रहिए। सवाल तो कहीं कुछ लेने वाले नहीं है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप परेशान होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो चॉइस आपकी है। अगर सवाल का आंसर चाहिए तो अपने दोस्तों को बताइए, नहीं शेयर डॉक्टर करिए। साहब, सब्र रखिए। आ रही है, आ रहे हैं, जनता आ रही है और सवाल ही बहुत आ रहे हैं। और आप भी थोड़ा भी घूम घाम के आए हो, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा सेटल हो, अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। आपसे आपके चाहने वाले छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, वो घूम घाम के वहीं आ जाते हैं जहां आप होते हो। सो उसकी चिंता नहीं है हमें। अब मैं पता है डॉक्टर साहब आ गए तो चाहने वाले भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाजिर अली साहब के पास है। 203 रुपए के दाम पर 1000 शेयर है। 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, फिलहाल तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इससे स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास दूसरा है, वो है IGL या फिर पेट्रोनेट। इन दोनों में से किसी में स्विच कर लेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएंगे। लेकिन अगर इस पे बने रहेंगे तो भी आपको रिटर्न मिलेंगे, लेकिन शायद दो लोग जो जिनके नाम लिए वो आपसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अपने को कौन सा यारी दोस्ती निभानी है, जो चल रहा है वही हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो उनकी तरफ मूव कर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर और जल्दी मुनाफा मिल सकता है। अंकुश अग्रवाल साहब बोल भी रहे हैं कि सर आपके होते हुए हम इधर उधर कैसे जा सकते हैं, वहीं रहेंगे जहां आप हो। सो इतना सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल आया है। इनके पास 7300 रुपए के दाम पर खरीदारी है। समस्या है कि ये कहाँ एवरेज करना चाहिए, इसके अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो टाटा इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल एवरेज मत करिएगा। एवरेज करने के लिए जो लेवल्स वॉच कर रहे हैं सॉरी, उसके लिए आप 5850, 5850 अभी चल रहा है 6100 के करीब। लेकिन मैं इन लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5800 के आसपास आता है तब एवरेज करिएगा। अदरवाइज पोजीशन होल्ड करके रखिए। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जल्दी आपको 6500 के टारगेट दिखेंगे। टाइम लगेगा, वक्त दीजिए, धीरे धीरे मैच्योर होने दीजिए तो आपको ज्यादा बेटर फायदा मिलेगा। लेकिन एवरेज मत करिए। करंट लेवल पे एवरेज करके फिर फंसते रहेंगे। बार बार एवरेज करने को आप पूछते रहते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं रुकिए, जब एवरेज करने की बारी आती है तो खुद कहता हूं एवरेज करिए। लेकिन जल्दबाजी में एवरेज करते रहेंगे तो 6000 पे भी कर लेंगे, 5900 पे भी कर लेंगे, फिर 5800 पे हिम्मत नहीं बचेगी। तो इसलिए सही समय पे एवरेज करिए। तो 5850 वो लेवल है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, वहां पर आप एवरेज करिए। वो ज़्यादा बेटर जोन है अभी के लिए। एटलीस्ट आप वेट कर लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब एक दर्शक मौजूद हैं करनाल से।
पवन कुमार साहब हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका? जी जी सर। सर मेरा एचएल पे है सर, मेरे 109 शेयर है करीब 4780 पे। ओके, ये मैं आज से 6 महीना पहले लिया था सर। ठीक है। तो अभी कुछ लॉस थोड़ा मेरा प्रॉफिट में हुआ है सर, तो अभी क्या करूँ सर मैं? तो क्या वैसे आपने नजरिया रखा था इसमें? सर जो तो किया था सर, मैं साल भर का सोच के रखा था। तो 6 महीने में आपको प्रॉफिट तो आ गया? 6 महीने में सर अभी प्रॉफिट नहीं हुआ सर, मतलब almost। प्रॉफिट के आसपास मेरा आ ही जाएगा। कॉस्ट आपकी जो पहले लॉस हो रहा था वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 कम हो गया जी। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास एचएल के शेयर हैं, करीब करीब 46-37 अब आ चुका है। अभी थोड़े पहले हम बात कर भी रहे थे इसके बारे में। ये मोमेंटम इनके कॉस्ट के ऊपर निकल जाएगा क्या? अब बिल्कुल निकल जाएगा आपको मैं सुमित जी यही कह रहा था, इसका टारगेट इंक्रीज कर लीजिए 10% के आसपास का, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी 4800 से ऊपर के भाव देखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहां पर आती हुई नजर आएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, बस थोड़े दिन का पेन और फिर उसके बाद गेन ही गेन है। और गेन होता है तो बढ़िया है, मिठाई उठाई बेचते रहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चूज कराते रहेंगे सही समय पे। बस एवरेज करना मत भूलिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और आपकी स्ट्रैटेजी पे। डॉक्टर साहब मिठाई तो आप खाते नहीं हो, मंगवाते रहते हो, करो ये क्या मिठाई का? ये लीजिए, आपके पीछे देखिए कैमरा मैन साहब तुरंत मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे? पहले ये बताइए, नहीं देखिए नहीं, उनको भी तो चाहिए मिठाई। कैमरामैन साहब को छोड़िए, आप पहले अपना बताइए। आप मिठाई मंगा लोगे, खाओगे हो नहीं, ऑफिस आप हमारे आते नहीं, अब आपको पकड़ में हम पाते नहीं, और उसके बाद आप कहते हो कि मिठाई मंगा लो। किसके लिए मिठाई मंगा रहे हो? सुमित भाई, जब मिठाई आएगी तभी तो लेकर आएंगे ना आपके पास खिलाने के लिए। बैग की इतनी टीम है पीछे, आपके इतने टेक्नीशियन भी है, और सबके साथ बैठ के खाने का जो मजा है ना, वो अकेले बैठ के खाने का तो नहीं है। और आपके साथ तो वैसे भी आप देखिए कूल आदमी रहते हैं। मार्केट चाहे जितनी भी हो जाए, आप एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला क्या ही है। फर्क पड़ता है? अगर अपन ने सही जगह पे निवेश कर रखा है तो मस्त है, तो बस वही मस्त रहिए, लेकिन सही जगह पे निवेश करते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है, वो सही जगह की निवेश की बात आई ना, तो ही एक सवाल भेजा है हमारे एक जानकार ने। वो पूछ रहे हैं, पहले तो उनकी शिकायत है कि कभी वो सवाल लिया नहीं जाता उनका लेकिन दीपक जी कह रहे हैं, लेकिन उनका सवाल है कि 10 लाख रुपए हैं, नए पूंजी लगानी है, कहाँ पे लगाना चाहिए इन्हें? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, और इसके माध्यम से मैं एक चीज तो जरूर बता सकता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। पहली बात है कि आपका जो 10 लाख रुपया है ना, उसको उसमें कितना अभी निवेश करना चाहिए, मार्केट कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो आपको मार्केट जो अभी कॉन्फिडेंस दे रहा है वो 50% का कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि मार्केट 50% इसलिए क्योंकि सिचुएशन, इन्फ्लेशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, गोल्ड के प्राइसेस हैं, बॉन्ड के प्राइसेस हैं। तो 50% यानी 5 लाख तो अभी निवेश किया जा सकता है, बाकी अलग अलग पार्शियली निवेश किया जाता है। अब 5 लाख निवेश कहाँ करें सर? किसी से मत पूछो, 5 सेक्टर टॉप क्लास के चूज करो। बहुत सिंपल स्टॉक, देखिए हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बहुत स्टॉक बताएंगे आपको, और वही जो मैं आपको बता रहा हूं इन्हीं से स्टॉक्स में हमेशा बताता हूं। 5 सेक्टर अभी आपको कौन से चूज करने चाहिए, आप खुद बताइए। अगर आप थोड़ी सी R&D करेंगे तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? बैंक का। दूसरा किसका नाम लेंगे आप? पावर का। तीसरा किसका नाम आप लेंगे? PSUs का। चौथा किसका नाम आप लेंगे? फार्मा सेक्टर का। पांचवा सेक्टर अगर लेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? तो आपको ये समझ में आएगा कि या तो मेटल ले लें, कंस्ट्रक्शन ले लें, तो इस टाइप के, या FMCG ले लें। तो आप कोई 5 सेक्टर को चूज कर लीजिए। अब 5 सेक्टर में जब आपने चूज कर लिया तो आपको बहुत रॉकेट साइंस जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 5 सेक्टर के 5 स्टॉक्स को ही उठा लीजिए। पहला, जैसे अगर मैंने बैंक कहा तो सबसे पहले किस पे निवेश करिए? SBI पकड़िए, ICICI बैंक पकड़िए, HDFC पकड़िए, आपने उठा लिया। FMCG की बात करें तो हिंद यूनिलीवर है, ITC है, उसको आप पकड़ लीजिए। पावर की बात करें तो टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, उसको पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का, मैं क्यों बता रहा हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप पहली क्वांटिटी जब आप खरीदें, उसके बाद जैसे ही आप खरीदेंगे तो आपका मीटर चालू हो जाएगा कि अब पोर्टफोलियो को देखना है कि कब एवरेज करना है, कब लॉस आ रहा है, कब प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर दीजिए, और उसके बाद अब पकड़िए सुमित जी को और पूछते रहिए सवाल कि सर मैंने ये स्टॉक ले रखा है, इसमें कब एवरेज करनी है, कब दोबारा खरीदना है, मैंने यहां पर एंट्री करी है। ये सबसे अच्छा तरीका है, और आप बिलीव करिएगा
एक चीज जो मैं आपके साथ एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सुमित जी भी ये बात बोलेंगे, इस तरीके से निवेश की रणनीति बनाएंगे, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, आप उसको उसको रिटर्न में बीट करते हुए नजर आएंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मिठाई खाओ आप और नाम बताओ मेरा। ये कैसा है, मतलब ये कैसा इंसाफ हो रहा है? मिठाई आपको आ रही है और नाम मेरा आ रहा है कि यहाँ पर आपको सब सलाह देनी है। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो रणनीति बताई है ये बात बिल्कुल सही है। एक सही तरीके से स्लोली एंड स्टेडली सही सेक्टर्स का चुनाव करके, जो उन्होंने ऑलरेडी बता भी दिए, सही कंपनियों का चुनाव करके, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए। आपको सच में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी डॉक्टर साहब हर माध्यम पे अवेलेबल हैं। मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए आऊँगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे गूगल करके, तो आप उनको कहीं भी पकड़ लीजिएगा और जवाब दे देंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, वाघेला साहब पूछ रहे हैं कि इनको रिलायंस पर मुनाफा है, रिलायंस चला भी है अभी अच्छा, आज भी अच्छा चल रहा है, सो ये लेकर निकल जाए या बने रहें? अरे सर, मुनाफा तो लेके तुरंत भागने वाला ही आदमी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है स्टॉक मार्केट पे। और आप आज देख रहे हैं बढ़िया भगा है, 1405 का लेवल आ गया, 1450 भी जाएगा, लेकिन आप हाई नहीं पकड़ पाओगे। तो बेटर है कि पहले मुनाफा बुक करो, माल अंदर, उसके बाद फिर बैठ के वेट करते हैं दोबारा कब एंट्री करेंगे। और अगर कंफ्यूजन आ जा रहा है, नहीं यार छूट गया, फिर मैं दूसरों को कहता रहूंगा देखा 1500 आ गया, मैं जल्दी बुक करके निकल गया, तो 70% बुक कर लो, 30% में फिर भी थोड़ा बहुत माल आता रहेगा। एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनवेद सिंह तोमर साहब ग्वालियर से। तोमर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार तोमर साहब, पहले तो माफ़ी, बहुत देर से आप बने रहे फ़ोन पे, आपसे हम बात नहीं कर पाए। बताइए आपका सवाल क्या है? सर रिलायंस पे ही है सर, मैंने वैसे 70 शेयर लिए थे मैंने 1200 पे जी। 20 का तो मैंने 1350 निकाल दिया, 50 शेयर बचे सर। अच्छा, आपने बचे हुए शेयर कहाँ निकाले? 1350 में सर निकाल दिया मैंने 20 शेयर। ओके ओके ओके। नजरिया छोटी अवधि का है आपका तोमर साहब? हाँ सर, अभी सर मैं वो, वैसे तो मैं सर मनी नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं भी सर वो देख रहा था सुशील सर का। हाँ। वो बोल रहे थे कि 1000 रुपए अगर 50 पे आ जाएगा रिलायंस, तो मैं इसलिए मैंने कभी सर से पूछ रहा था। अच्छा, कभी निकल जाऊंगा, अभी थोड़ा होल्ड करूँ। चलिए डॉक्टर साहब, क्या आप ऐड करोगे? इन्होंने ऑलरेडी 20 शेयर तो बेच दिए हैं, बचे शेयर इनके पास हैं। रिलायंस 1000 रुपये आ जाएगा कहीं, ये सुन रहे हैं, आप क्या मानते हो? देखिए सर, 1000 आए 50 रह गया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका माल अंदर होना चाहिए। 1390 रुपए का, 1390 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डालिए, जहां कटता है वहां काट लीजिए। प्रॉफिट बुक करने का बेस्ट लेवल 1420 1450 लेवल है। और किसी की मत सुनिए, सबकी सुनिए और बताते रहिए हाँ बिल्कुल 1000 रुपए आ जाएगा, 1000 रुपए आ जाएगा, और माल अपना आप बेच के रखिए और वापस दोबारा खरीद भी लीजिएगा। कब? जब 1150 1200 का लेवल मिलेगा, उससे ज्यादा नीचे है नहीं। तो सर, कोई भी सूरत में रिलायंस ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको अगर प्रॉफिट बन रहा है तो अपना प्रॉफिट लेकर निकलिए। रिलायंस 1000 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ये समय बताएगा, किसी को नहीं पता उसके अलावा। सो बेटर इज आप जो आपके सामने है वो आप लीजिए और निकलते चलिए, अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो। एशियन पेंट्स पे डॉक्टर एसके मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए, 1 महीने का नजरिया है इनका, और अभी ये क्या करें एशियन पेंट्स के अंदर? देखिए, कुछ नहीं किया तो कुछ ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक से ज्यादा स्ट्रांग बर्जर पेंट दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि एशियन पेंट को थोड़ा वेट करना चाहिए। 2400 के आसपास के अगर लेवल्स आते हैं तो उन लेवल्स पर शायद इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल अभी के करंट मार्केट प्राइस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% है। 50 रुपए 100 रुपए आपको मिल भी सकते हैं और यहां से 70-80 रुपए जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है, जस्ट वेट। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर नहीं है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, उसका वेट कर लीजिए। पूजा नंदा जी पूछ रहे अजंता फार्मा होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए, इस समय अगर अजंता फार्मा को मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे बुकिंग है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करके खड़ा हुआ है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 3000 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, किसी की मत सुनिए, चुपचाप दबा के बैठे रहिए। और जब 3000 के लेवल्स आए तो सुमित जी को फिर से परेशान करना शुरू कर दीजिए। हरीश जी भी पूछ रहे हैं कि उनके पास ताज जीवीके के शेयर हैं,
20% उनका गेन जा चुका है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। आप काफी भ्रमण करके आए भी हैं भारत का, कैसा लग रहा है ताज जीवी के? देखो सर, जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन आया है ना, मतलब चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की बात कर ले, इससे होटल इंडस्ट्री को बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना थोड़ा सा सहम जाते हैं। अब ये एक क्रूशियल लेवल पर खड़ा है, 420 चल रहा है और अभी भी क्षमता दिखा रहा है कि ये घूम के आ जाएगा आपका 370 रुपए। तो करना क्या है? एग्जिट करना है, एग्जिट कर लीजिए। किसको लेना है? दो ऑप्शन है, आईटीसी को ले सकते हैं, दूसरा अगर आईटीसी नहीं पसंद आ रहा तो कोल इंडिया ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ताज को बाय बाय कर लीजिए। तो ताज को आप अवॉइड करिए, आईटीसी, कोल इंडिया, दो विकल्प आपको बताए गए हैं, आप उनको एक बार को फॉलो अप कर सकते हैं। ट्रेंट में एंट्री ली जा सकती है क्या सर? आज नंबर भी आने वाले हैं इसके, क्या करें इसमें? देखिए, फिलहाल अगर ट्रेंड को इस समय देखने की कोशिश करें तो सेल साइड से एंट्री बनती, बाय साइड से तो एंट्री बनती नहीं है। अवॉइड रखिए, कहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा नंबर्स का इंपैक्ट होगा, लेकिन नंबर्स आ जाने के 5 मिनट पहले अगर बेच देंगे तो भी फायदा मिल सकता है। लेवल्स की बात करें तो 4800 के लेवल वापस आ सकते हैं। तो 4800 में एंट्री करी जाए क्या डॉक्टर साहब? एक बार 4800 आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना पड़ेगा। मतलब अगर 4800 आ जाता है तो डिस्कशन करने में बुराई नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का शायद अट्रैक्टिव लेवल होगा, लेकिन करंट लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी का लेवल तो आप अवॉइड ही करिए, 4800 के इर्द गिर्द आएगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल के लिए आप अभी इसको अवॉइड करिए। अंकित रावत साहब हमारे साथ मौजूद है झांसी से बातचीत करने के लिए। रावत साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार रावत साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। सर आरबीएल में 290 करोड़ एवरेज कर रखा है मैंने अभी। 2023 में मैंने खरीदा हुआ था ये। ठीक है, किस तो अब कितना समय तक मुझे होल्ड करना होगा इसको फंडामेंटली? आपकी खरीदारी का एवरेज क्या है? 290? 290 सर। ओके, चलिए फिलहाल तो आपको गेन है। सो कितना टाइम आप दे सकते हो रावत साहब इसे? सर इसको मैं 1 ईयर और दे सकते हूँ एक्चुअली। ओके, 1 साल और दे सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? आरवीएनएल, इनको मुनाफा है रफली 60-70 रुपए के आसपास का पर शेयर में, और होल्ड कर सकते हैं 1 साल और। क्या करें अभी ये? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आप इसका ना मौका मत छोड़ा करिए। कुछ दिन पहले अभी ये 320 के आसपास मंडराने की कोशिश कर रहा था, और वो एक अच्छा मौका था कि रेलवे काउंटर को डिप पे जब ऐड करना हो तो कौन सा लेवल है। 360 अभी चल रहा है, तो ये मान के चलिए 320 या 300 के नीचे तो ये स्टॉक है नहीं, काटने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन दोबारा अभी 340 के आसपास आके थोड़ा सा आएगा नीचे, 20 रुपए के नीचे डिप मिलता है तो वापस फिर से खरीद लीजिएगा। 1 साल का टारगेट है 460 रुपए, 460 रुपीज। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप 340 पे बाय करें, 290 पे बाय करें या 400 पे बाय करें। हाँ, जब चाल बदलेगी 380 के ऊपर इस बार निकला तो आप पकड़ नहीं पाओगे, सीधे 480 पे ही जाकर रुकेगा। तो यहां पर जो अभी सिनेरियो बन रहा है उस पर होल्ड करना है, और हाँ ऐड करना है वो भी आपको बता दिया है। तो आप उससे पहले ऐड मत करिएगा। 2 लेवल है ऐड करने के लिए, 340 या फिर 380 के ऊपर। 380 के ऊपर अब भाई तो 360 चल रहा है, यानी कि 382-83 ट्रेड होगा तो पकड़ लीजिए। 382-83 के आसपास आए तो एक बार को आप पकड़ लीजिएगा। और लेवल्स आपको बहुत क्रूशली मतलब स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो उनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आजाद खान साहब पूछ रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में क्या करें? क्या है आजाद खान साहब, कुछ ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल आलोक इंडस्ट्री का कुछ चार्ट स्ट्रक्चर भी नहीं अच्छा लग रहा। क्या एक इन्वेस्टमेंट की बस आपको खुशी मिल रही है कि आप इसमें बने हुए हैं, बाकी ना तो कपड़े बचे और ना ही इज्जत बची है, तो फिर प्रमोटर बन के क्या करेंगे? छोड़िए, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। वैसे प्रमोटर तो इनके मुकेश भाई हैं, तो कहना मुश्किल है कि सामने दूसरा प्रमोटर आएगा कि नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब की राय साफ है कि आप इसको अवॉइड करिए, कहने का मतलब उनका ये है। आबिद साहब हम पूछ रहे हैं कि क्या तेजस नेटवर्क में कॉन्ट्राबेट ली जा सकती है, जिस तरह का फॉल आया इसमें? देखो सर, जब तूफान आता है ना तो सामने खड़े नहीं होते हैं, और कॉन्ट्राबिट लेने का मतलब है कि आप तूफान के सामने ही कोशिश कर रहे हो कि आप वो विष्णु भगवान के अवतार में खड़े हो जाओगे और वहां से रिवर्स हो जाएगा। वो होगा नहीं। 650 रुपए तक का दमखम अगर आपका लॉस लेने का बनता है तो फिर अभी आप बिल्कुल यहाँ पे कॉन्ट्राबिट कर सकते हैं।
लेकिन 650 का लेवल आएगा जरूर। तो अब आपकी चॉइस है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो आबिद साहब राय साफ है, 650 के आसपास कहीं आए, वहां तक तो एटलीस्ट वेट करिए, उसके बाद देखते हैं, लेकिन अभी एटलीस्ट कॉन्ट्रा बेट मत लीजिए। ये आपको एक राय डॉक्टर साहब ने साफ रख दी है। भारत डायनामिक्स अचल प्रताप सिंह साहब के पास है 870 रुपए के दाम पे, और बीईएल भी है इनके पास 273 रुपए के रेट से। इन दोनों में क्या करना चाहिए? ये लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक पूरे के पूरे हम डिफेंस सेक्टर को चर्चा नहीं कर लेंगे। देखिए, भारत डायनेमिक्स की जहां तक बात करें 1529 रुपए चल रहा है अभी फिलहाल। मेरे को इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि मैंने सारा फंड जो लोगों को राय दे डाली है वो 1050 और 1250 के आसपास दी थी। तो अभी सिर्फ वेट कर रहा हूँ 1680 1690 का, तो वेट ही करना है। जहां तक बीएल की बात है, देखिए 318 320 325 लेवल आ जाएं तो मुझे ये एग्जिट होने के लिए बहुत सुंदर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा फिर से 300 और 290 का मौका मिलेगा, फिर चढ़ेंगे। तो चढ़ते उतरते अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, पीएफसी और आईआरसीटीसी इन दोनों को एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं पूर्णिमा जी, क्या यहां पर एवरेज करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, पीएफसी करंट लेवल पर तो बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए जब तक कि ये 390 या 400 के पास ना आ जाए। और दूसरा कौन सा बोला आपने सुमित जी? पीएफसी और आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी में तो करना ही कुछ नहीं चाहिए। आईआरसीटीसी कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे याद रहते हैं और जिनको देख करके मैं ये समझता हूं कि इनसे हमेशा आपका वास्तु और ग्रह दोनों खराब हो जाता है। एक है आईआरसीटीसी, दूसरा है एलआईसी, तीसरा है पेटीएम। छोड़िए, रहने दीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं तो डॉक्टर साहब अभी नागपुर ट्रेन से गए थे क्या? नहीं 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 सर, उससे अगर गए होते तो फिर तो कुछ अलग ही अंदाज होता, कुछ अलग ही मजा आता। शायद रेलवे के कुछ स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करते। हाँ, क्योंकि आज लेकिन आपका हाँ, ये जरूर बड़ा कड़ा रुख है रेलवे को लेके, तो मुझे लगा शायद इस बार की सर्विस कोई अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से आपको रेलवे से बेरुखी ज्यादा है। नहीं, रेलवे से देखिए थोड़ी शिकायत जरूर है। मेरी पर्सनल शिकायत नहीं, लेकिन पब्लिक की शिकायत जरूर है। एक तो पहली बात है कि रेलवे के किराए और कार के किराए में अब फर्क नहीं रह गया। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन को एक सीधा सीधा बेनिफिट सरकार देती थी वो सब एकदम खत्म कर दिया है। और अब कहीं जाने, रेलवे से जाने के पीछे, जैसे मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने दो रेलवे का वो देखा था टिकट, लेकिन मुझे फ्लाइट ज्यादा सस्ती पड़ी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी रेलवे काफी प्रोग्रेस कर गई है एक बात एटलीस्ट बताओ, फेयर के नहीं मामले नहीं में। डॉक्टर साहब, आप वैसे भी क्या सीनियर सिटीजन के बारे में अभी बात कर रहे हो? आपको तो सीनियर सिटीजन बनने में कम से कम 40-50 साल बाकी हैं अभी। जिस तरह से घने काले बाल आपके रहे हैं पिछले 20 सालों से, मुझे लगता तो नहीं अगले 10-12 साल तक कोई कलर शेड चेंज होने वाला है। तो अभी कहाँ ही आप चिंता कर रहे हो सीनियर सिटीजन बनने की? आप तो आराम से भी रहोगे 20-40 साल अभी, रफली ऐसे ही। सुमित जी, ये जो आप शो कर रहे हैं ना, इसके आपके दो ही लोगों के, दो तरीके के फैन आपके सबसे ज्यादा हैं। एक है हमारी माताएं बहनें, और दूसरा जो सबसे ज्यादा है वो है सीनियर सिटीजन। तो भैया, सबको सेवा पानी करना पड़ जरूरी है। नहीं नहीं, मैं उनके लिए नहीं, मैं तो आपके लिए बोल रहा था कि आप ये कहाँ चिंता कर रहे हो सीनियर सिटीजन की टिकट की? अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। 20-40 साल तक आराम से आप कंफर्टेबली इसी एज ब्रैकेट में रहने वाले हो अभी। खैर, इस पे मतलब जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ, मेरी कद काठी का डॉक्टर साहब का एक बेटा भी है, ऑलमोस्ट मेरी कद काठी का ही होगा, और डॉक्टर साहब को देख लेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ा भाई खड़ा है उनका। सो मैं तो देख चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ वो बात उनको। लेकिन डॉक्टर साहब एजलेस हैं, मतलब एक अनिल कपूर और दूसरे हमारे डॉक्टर साहब सेम एज ब्रैकेट में है दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर एज का। अरे सर अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते चलो। एनटीपीसी 351 रुपए में खरीद रखा है, 200 शेयर है, क्या करना चाहिए ना? देखिए, इस समय एनटीपीसी को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है। और 251 पे खरीद रखा है, 357 चल रहा है, अभी भी क्षमता है 380 तक जाने की। होल्ड करके रखिए सर, प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाइए। तो थोड़ा आप इसका प्रॉफिट और होल्ड कर सकते हैं। अम, एक इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईआरबी, ये शेयर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं किरण जी, क्या यहां पे खरीदारी करनी चाहिए इन दोनों में? इक्विटास से ज्यादा अच्छा है आप डीसीबी बैंक खरीदें। इक्विटास वैसे तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है। 60 रुपीज या 58 रुपीज के पास इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से मान लीजिएगा
घूम के फिर से मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ गया और थोड़ी हंसी भी आ रही है। और फिलहाल पहले आईआरबी के बारे में बता दूं, आईआरबी से ज्यादा जीएमआर अच्छा लग रहा है, जो कि 100 सवा 100 रुपए तक जा सकता है। लेकिन आईआरबी इंफ्रा भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको जरूर ले सकते हैं, वो एक अट्रैक्टिव लेवल दिखाई दे रहा है। किस्सा क्या था डॉक्टर साहब? देखिए सर, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग ना घूम घूम के बड़े गौर से देखते रहते हैं। जनरली मैं पब्लिक में ट्रेवल करते समय मास्क लगा के चलता हूँ। अब जब सब लोगों ने मास्क छोड़ दिया तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग गौर से देखते हैं। तो मैं शादी में जहां पे गया हुआ था, वहां पर एक साहब थे, वो बहुत देर तक घूरते रहे। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ के उन्होंने हिम्मत जताई और आए और कहे, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो मैंने कहा, बताया, मैंने कहा सर मैं स्टॉक के शोज करता हूँ मनी नाइन पर। तो कहते नहीं नहीं सर, वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर मैंने कहा बस सर फिर वैसा ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक स्टॉक के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने एक स्टॉक पूछा, मैंने कहा ये लेने लायक नहीं है। 2 घंटे बाद घूम के फिर आए, फिर उसी स्टॉक के बारे में कहते, वैसे मुझे लगता है इस स्टॉक को इस लेवल पर लेना चाहिए। मैंने फिर मना कर दिया कि इस स्टॉक को नहीं लेना चाहिए इस लेवल पर भी। आधे घंटे बाद फिर जब लंच पर मिले तो कहते हैं, वैसे आप क्या समझते हैं, वैसे इस स्टॉक को कहां पर लेना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि जिसकी अटकी हो कि कहां लेना है, वो आपसे घूम फिर के यही पूछेगा, अच्छा सेल नहीं करना है तो लेना कहाँ है, अच्छा डिप आ जाए तो कहां पर लेना है, अच्छा कहां, मतलब अटक के वही रहता है। सुमित भाई, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। देखो रवि सर, इसमें मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि बाजार के जानकार से लोग पूछेंगे ना, मैं जानकारी नहीं हूं तो पूछेंगे कहां से, इसलिए मैं सेफ हूं। आप ही के ऊपर आना है, जो आना मेरे पे नहीं आएगा। खैर उस बात को छोड़ दो। अब आते हैं जरा एक, मतलब आपने क्योंकि मुद्दा उठाया ही है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे एक सवाल आया है। 1576 रुपए के दाम पे खरीदारी है, कहां तक जा सकता है? देखो सर, आप अगर इस स्टॉक को ये सोच के अभी खरीदारी कर रहे हो कि ये आपका वीकेंड के खर्चे को हेज कर पाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक निकल चुका है। हाँ, तेजी में 1580 और 1600 के आसपास तक के भाव दिख सकते हैं। तो अभी वीकेंड का खर्चा निकालने के लिए कहीं और आपको कोई और स्टॉक स्टॉल वो करना पड़ेगा, हेज के लिए लेना पड़ेगा। फिलहाल इसमें खरीदारी फ्रेश नहीं बनती है। तो इसमें अभी फिलहाल नई खरीदारी ना करें, एटलीस्ट ये आपको एक राय दी गई है यूनाइटेड स्पिरिट्स के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल पूछने के लिए एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। रादर पहले एक सवाल और ले लेते हैं। वो आया है संजय कुमार धीर साहब का, इस सुजलॉन पे एक राय लेना चाह रहे हैं। 6 महीने हुए इन्हें मार्केट्स में आए हुए, 57 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? वो स्टॉक सुजलॉन ही था। तो किस्सा पूरा हो गया कि सुजलॉन में करना क्या है। डॉक्टर साहब, तो क्या करना चाहिए सुजलॉन में? मान लीजिए वही भाई साहब हो जो शादी में पूछ रहे थे, वो आज आपको मैसेज कर रहे हैं करना क्या है, तो क्या करोगे आप? देखो सर, सुजलॉन फिलहाल अभी 57 रुपए चल रहा है। अगर आपके पास लोअर लेवल की बाइंग है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बड़े बड़े लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि ये 75 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 65 से ऊपर अभी दिखाई नहीं देता। लोअर साइड पर आपको वापस से 48 और 52 के मौके मिलेंगे, उन लेवल पर खरीद लीजिएगा। छोटी छोटी रेंज में ये स्टॉक चलता है। जब आप हायर लेवल पर खरीदते हो हमेशा फंस जाते हो। इस लेवल पर फिलहाल बिल्कुल निवेश की राय नहीं है। तो फिलहाल आप बिल्कुल निवेश ना करें, अवॉइड करिए इसको। सिरसा चलते हैं, वैभव जी हमारे साथ वहां पे मौजूद भी है काफी देर से। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वैभव जी, क्या सवाल है आपका? मैं कैस्ट्रॉल के रिलेटेड सवाल है। ओके, आपने खरीद रखा, खरीदना चाहते हैं? मैंने खरीद रखा है। और आपकी खरीदारी का दाम है 230 रुपए। हाँ जी। वैभव जी, आप करते क्या हो? मैं बिजनेसमैन। ओके, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत ही यंग हैं, इसलिए मैंने ये बात सवाल पूछा। खैर, कब से हो मार्केट में आप वैभव जी? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। ये आपका पहला शेयर है या और भी शेयर ले रखे हैं आपने? और भी ले रखे हैं। चलिए, कितना समय आप इसे दोगे वैभव जी? और 1 मंथ। 1 मंथ। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? कैस्ट्रॉल, कल नंबर्स आए, आज नंबर्स के बाद रिएक्शन आ गया। 73 शेयर इनके पास है, 230 रुपए के दाम पे खरीदारी है, अभी क्या किया जाए? देखिए, स्टॉक बहुत अच्छा है सुमित जी, और ये स्टॉक उसके लिए ट्रेड नहीं किया जाता कि आप इसको ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करें। लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति अगर है यहाँ पर, क्योंकि इनका 1 मंथ सिनेरियो है, तो मुझे लगता है 1 मंथ में भी 235 और 240 के लक्ष्य जरूर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, 204 रुपए चल रहा है।
195 रुपए आता है तो छोड़िएगा नहीं, पकड़ के जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क वहां पर कम होगा और रिवॉर्ड होगा बड़ा। तो आपको कहीं नीचे के लेवल मिल जाए वैभव जी तो इसको थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें हाल फिलहाल में नंबर्स होते ही, प्लस एक और इशू ये भी आ रहा था कि यहाँ पर एक बड़ी कंपनी खरीद सकती है कैस्ट्रॉल को, ये भी खबरें बाजार में घूम रही हैं। तो इन ट्रिगर्स के बीच में शेयर रिएक्ट कर रहा है। सो बेटर इज कि आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी राय रणनीति बनाकर इसके अंदर बने रह सकते हैं, बस अवधि थोड़ा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, 2200 रुपए के दाम पे मानसी जी ने ले रखा है, करना क्या चाहिए? देखिए बहुत दिनों के बाद तो डिफेंस काउंटर और इन सब में थोड़ी सी रैली आई है, तो मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड ने अब दौड़ लगाई है, 1850 के लक्ष्य आ सकते हैं, होल्ड करके रखिए। और मुझे लगता है कि जल्दी आपका जो चार्ट है वो स्माइलिंग फेस को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि वापस 1850 के बाद नई सीरीज 2000 के पास पहुंचेगा। तो फिलहाल होल्ड करके रखिए। तो थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, आपको ये एक रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज कीजिएगा। इंडो फार्म इक्विपमेंट 280 रुपए के दाम पे खरीद रखा है प्रिया जसरोतिया जी ने, इसको क्या करना चाहिए? देखिए इस समय अगर इंडो फॉर्म को देखते हैं तो मुझे कुछ खास इसमें अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता है। तो आपने अगर लेवल्स क्लियर किए होते तो शायद मेरे ख्याल से मैं कहता कि आप एक बार को, लेकिन रास्ता वही है इस समय। फिलहाल इस स्टॉक से एग्जिट होने की रिकमेंडेशन है। चार्ट पर भी अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ रिकवरी दिखा सकता है। बहुत से स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, मुझे लगता है उनमें शिफ्ट हो जाइए, इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। तो थोड़ा सा आप इससे अभी दूरी बनाइए, वही ज़्यादा रणनीति आपको बताई गई है, एटलीस्ट इंडो फार्म इक्विपमेंट को लेकर भी। साथ ही साथ ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा लार्ज कैप में है, 10% स्मॉल कैप में है, 20% मिड कैप में है, 20% गोल्ड ईटीएफ में है, 10% म्यूचुअल फंड में है। क्या ये आपके हिसाब से प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड हैं या इन्हें कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए वैसे अगर मैं इस पूरे रेशियो को जो आपने बताया उसको अगर मैं पूरा रीड करके देखने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये रेशियो ठीक है, लेकिन आपको इन्हीं स्टॉक्स में आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जिन स्टॉक्स को नहीं चलना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका लार्ज कैप में आपका ज्यादातर जो रुझान है वो अगर आईटी की तरफ है या ऑटो की तरफ है तो आपको वहां पर एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। तो आईटी पे अगर आपका एक्सपोजर है तो वहाँ थोड़ा सा रुझान कम करना पड़ेगा। वैसे सिचुएशन ठीक है, लेकिन बहुत हद तक इसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स भी डिपेंड करते हैं कि आपने क्या ले रखा है, तो उसको भी एक बार को आप ज़रूर इवेल्युएट कर लीजिएगा। एक सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आया, 254 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और दूसरा टाटा पावर, ये दोनों में निवेश है। टाटा पावर आपका पहले से ही काफ़ी पसंद रहा है डॉक्टर साहब, अब क्या किया जाए इसमें? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 254 चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें तो दम ऐसा है कि ये 280 के आंकड़े को छू सकता है, तो होल्ड करके रखिए। और जहां तक टाटा पावर की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा सुमित जी, टाटा पावर को मैंने 340 रुपए पे आपके यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था लगभग 3 से 4 वीक पहले, और धीरे धीरे करें। अगर रिटर्न को रेशियो को देखें तो अच्छा ही है, अभी 440 की क्षमता रखता है, 394 चल रहा है, 380 दोबारा आएगा तो फिर पकड़ के इसको और बढ़ाएंगे क्वांटिटी को और 440 का सफर तय करेंगे। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 360 के स्टॉप लॉस से बने रहना समझदारी। तो अभी आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई। वैसे भी टाटा पावर पे आज नहीं, जब से डॉक्टर साहब आ रहे हैं शो पे तब से लगातार उसकी पैरवी कर रहे हैं कि आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, किसी फॉल में खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, के पुरवाल साहब के पास, और ये आईपीओ से इसको होल्ड कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, ये उन्हीं शेयरों में आता है जिनकी आईपीओ की लिस्टिंग और अभी की सिचुएशन में बहुत फर्क पड़ा नहीं है, क्या करेंगे इसमें? देखिए मैं चुप इसलिए हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा प्यार इनका इतना बढ़ गया था कि इन्होंने कहा कि हम इस सौदे को काटेंगे नहीं। अरे आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैंक पे, आप बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, कैनरा बैंक लीजिए, यूको बैंक ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस क्यों लिया? अगर उसको भी हटाना है तो युग्रो कैपिटल ले लीजिए या फिर बजाज फाइनेंस ले लीजिए, बट एयू ही क्यों? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिलहाल एग्जिट होने की राय। तो एयू क्यों, ये उनको ज़्यादा
समझ में नहीं आ रहा, बेटर है आपको अच्छे विकल्प बताए गए उनको आप देख सकते हैं और बाकी यहाँ से आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी गेन तो होगा ही, लेकिन उस गेन को आप समेट के निकल जाओ, ज़्यादा बेटर नीति रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक सवाल आया है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, हितेश जैन साहब के पास है, 97 के दाम पर खरीदारी है और उनको अब ये फील हो रहा है कि ये गलत स्टॉक में एंटर कर गए जब ये स्टॉक ऑलरेडी आधा हो चुका है। सो अभी क्या करें ये इसमें? गलती सुधार लो और छोड़ दो, क्योंकि गलती नहीं सुधारोगे तो एक और तैयारी चल रही है अभी आपको। ओला का ही दूसरा भाई भी आने वाला है और फिर उसके बाद इन्वेस्टर रिटेलर हम लोगों से फिर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि अभी ओला से निकले थे, अगला कदम रखा तो जल गए, फिर अगला कदम रखा तो डूब गए, फिर अगला कदम रखा तो निकल लिए। तो अब आप देख लीजिए, फिलहाल ओला में कोई ऐसे चाम दिखाई नहीं देता है। बेटर है 30-40, जैसे अभी मैंने बैंक की बात की थी, यूको बैंक की बात की, साउथ इंडियन बैंक की बात की, कैनरा बैंक की बात की, ज्यादा अच्छे ऑप्शन है सर। और ना उसकी बाइक अच्छी है, ना उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, ना उसके नंबर्स अच्छे हैं, क्यों बने हुए हो, एग्जिट हो जाओ। तो आपको जैन साहब कहीं भी ऐसा लगे कि आप ये यहाँ तक रिस्क उठा सकते हो, वहाँ तक का रिस्क उठाइए और जहाँ आपको लगता है आप निकल सकते हैं वहाँ निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी कई बार डॉक्टर साहब ये राय दे चुके हैं कि कोई भी नया आईपीओ है थोड़ा समय बिता लेने दीजिए, फिर एंटर कर लीजिए, कहाँ ही भागा जा रहा है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पे लिस्ट हुए लेकिन उसके नीचे आ चुके हैं, सो उनको भी आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया सर, वोल्टास, सिम्फनी, ब्लू स्टार कौन सा बेहतर रहेगा? तो मेरे ख्याल से समर की थीम को प्ले करना चाह रहे हैं। आप क्या यूज़ कर रहे हो आजकल, मतलब आप क्या स्टॉक बेटर प्रेफर कर रहे हो आजकल? देखिए, जब समर की स्टॉक्स खरीदने हो तो सुमित भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपको समर की तैयारी समर से पहले करनी पड़ती है, यानी जनवरी फरवरी का मौका होता है, और ना कि आपका मई और जून में जब तपतपाता हुआ टेम्परेचर चल रहा हो तो उस समय आप लें। फिलहाल वोल्टास या ब्लू स्टार पे अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तो बिल्कुल राय नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आ सकती है और वो साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि ये थीम आपकी फ्लॉप है, इस थीम को अभी दूर रखिए, फाइनेंस की थीम पे जाइए। तो अभी के लिए ये थीम को आप अवॉइड करिए, आपके लिए और बेटर थीम बताई हैं, आप उनको एंटर कर सकते हैं। संजय कुमार धीर साहब, जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले सुजलॉन को लेकर सवाल पूछा था, वो डॉक्टर साहब आपको लिख रहे हैं कि मैं नहीं था पार्टी में, पार्टी वाले भाई साहब जो भी होंगे ये नहीं थे। तो ये आपके समर्थक है, इन्होंने तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल पूछा, गलत दिन गलत समय पर बस ये लाए कर गए, लेकिन ये नहीं थे पार्टी में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर, आदिल शाह साहब का, क्या करना चाहिए इसमें? 508 पे खरीदारी है। देखिए, फिलहाल तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है और काफी करेक्शन के बाद अब थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है, होल्ड करके रखिए। जहां तक चार्ट की क्षमता है वो अभी लेवल से आज से और बड़े होते हुए नजर आएंगे और वापस से आपको 710 715 के लेवल अचीव होते हुए नजर आएंगे। होल्ड करके रखिए, कोई पैनिक नहीं है। तो कोई पैनिक नहीं है, आराम से आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई है जेएसडब्ल्यू के संदर्भ में। और ज़्यादा बेटर सिचुएशन यही है कि आप एटलीस्ट बने रहिए इस स्टॉक के अंदर, बहुत ज़्यादा कोई पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। राहुल हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर से। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आज आपका? सर मेरे तो 2 सवाल ले लीजिए जी, पूछिए ना। पूछिए पूछिए। संवेदना का कंपनी में ठीक है। शेयर 114 के भाव पर है। ओके, एक तो संवर्धना मदरसन हो गया आपका, दूसरा एक ग्रो डिफेंस शेयर ETF वाला है सर, उसमें क्या राय है आपकी? मतलब फ्रेश एंट्री कर सकते हैं कि नहीं, ग्रो जो डिफेंस शेयर का ETF वाला? नहीं, तो ग्रो का जो डिफेंस ETF है, हाँ जी, ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, राइट? यस सर। किस भाव पे आपने ETF ले रखा है ये वाला? अभी सर मैंने फ्रेश एंट्री करनी है उसमें। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? संवर्धना मदरसन के शेयर हैं 114 रुपए के दाम पे। दूसरा, इन्होंने एक डिफेंस ETF आइडेंटिफाई किया है, क्योंकि डिफेंस में वापस तेजी आई है तो इनको लग रहा है कि ETF में अब दोबारा एंटर किया जा सकता है। आपकी राय? सर, चलती ट्रेन पे तो चढ़ने की हमें आदत है, कोशिश यही करते हैं कि जितनी तेजी हो उतनी तेजी से चढ़ जाएं, और उसका हर्ष होता है एक्सीडेंट। तो फिलहाल संवर्धना भी आपका एग्जिट की राय है। और दूसरा जो आपने ग्रो ETF डिफेंस काउंटर का बताया, देखिए फिलहाल थोड़ा सा चाम निकल चुका है, ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक में रिकवरी
करीब 12-15% की दिख चुकी है। जब तक 5-7% की करेक्शन नहीं आता तब तक फिलहाल इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। और जहां तक संवर्धना की बात है, थोड़ा पुल बैक और दिखेगा, लेकिन लंबा रखने की जरूरत नहीं है। तो आप 1-2 वीक में धीरे धीरे करके निकल सकते हैं। मैक्सिमम जो दिखाई देता है वो 140 और 145 के आसपास तक आपको निकलना चाहिए। 140 145 के आसपास थोड़ा सा आधा हुआ दिखाई पड़ सकता है। आ, बिप्लाब गुहा साहब का एक सवाल आया है, कोलकाता से पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया ले सकते हैं क्या? देखिए, वोडाफोन जो खरीदता है ना सुमित भाई, वो उस दिन से उसकी पैरवी करना शुरू कर देता है और ऐसा दिखाता है जैसे लगता हो कि जस्ट टेलीकॉम मिनिस्ट्री से उसी को फोन आया है कि ये प्रोजेक्ट तो इनको पास होगा ही होगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूं। तो फिलहाल पॉइंट ये है कि ये अभी ₹6.5 आने वाला है। इतनी न्यूज आने के बावजूद भी स्टॉक ने कुछ खास दम नहीं दिखाया। लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं और आपको फंसना नहीं चाहिए। अवॉइड रखिए, मत एंट्री करिए, बचिए। जब गिरता है तो सोचता नहीं है और जब बढ़ता है तो मिलता नहीं है। तो फिर ऐसे स्टॉक पे निवेश करने से बचिए। तो ऐसे स्टॉक पे निवेश करने से बचिए, ये आपको एक राय डॉक्टर साहब ने साफ दी है। देखिए, कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टॉक को पसंद किया जाता है तो वो वोडाफोन आइडिया नहीं है, वो है टाटा मोटर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक इंडिया में इन्वेस्टेड है एज ऑफ नाउ। सेकंड नंबर पे आता है यस बैंक, थर्ड नंबर पे आता है वोडाफोन आइडिया, फोर्थ नंबर पे आता है IRFC, फिफ्थ नंबर पे आता है रिलायंस। तो ये 5 नाम जो देश के सबसे ज़्यादा रिटेल के पसंदीदा चहेते शेयर हैं और सबसे ज़्यादा रिटेल निवेशक इन कंपनियों में निवेशित हैं या फंस गए हैं, वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। लेकिन ये इन पे आमतौर पर इसलिए आपको हर रोज़ ही एक सवाल दिखाई पड़ ही जाता है। डॉक्टर साहब ने 2 पे तो राय दे ही दी, एक सुजलॉन भी है उसमें, तो 2 या 3 पे तो राय ऑलरेडी डॉक्टर साहब दे ही चुके हैं, रिलायंस पे, IRFC पे, सुजलॉन पे और वोडाफोन आइडिया पे। अब बसता टाटा मोटर। डॉक्टर साहब इस पर भी अपना लगे हाथ टिप्पणी कर ही दो। सर पता नहीं, आपने जो ये स्टॉक बताया इनकी एक खास बात तो जरूर है कि ये इन्वेस्टर को एक सेटिस्फैक्शन जरूर देते हैं कि मैंने देश का नामी स्टॉक खरीद रखा है, मतलब मैंने शेयर मार्केट पर निवेश कर रखा है। कहीं पे अगर कोई चर्चा हो रही हो, फाइनेंशियल सबमिट हो रहा हो, तो एटलीस्ट वहां का इन्विटेशन जरूर आए, इस उम्मीद में रहते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि सब जगह जाके ये बोले, कभी चर्चा कोई कहे कि स्टॉक में कभी निवेश किया है, तो वो ये ना शेम ना फील करें कि नहीं मैंने कभी स्टॉक पे निवेश नहीं किया हुआ है। ये वो स्टॉक्स हैं। टाटा मोटर की बात कर ले, देखिए तब तक अट्रैक्टिव था जब 300 रुपए से 900 रुपए गया, 1000 रुपए तक भी पार कर गया। अब दम बचा नहीं, पुल बैक आता है, सांस लेता है, तो लोग कहते हैं अरे टाटा का लोहा बड़ा मजबूत है, चलो ले लो। और लोहे के चक्कर में स्टॉक खरीद डाला, वो आधा हो गया, 50%। अभी जो दमखम है वो बैलेंस शीट को अगर देखें तो भी अभी दिखाई देता है कि वापस से 570 रुपए आ जाएगा। तो खरीदारी का तो मौका है नहीं, निकलोगे है नहीं, तो होल्ड करके रखो। जो लोगों ने होल्ड कर रखा है, जो नए लोगों, बच के रहो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। इनफैक्ट टाटा स्टील भी एक ऐसा ही नाम था जिसमें सबसे ज़्यादा रिटेल है, तो आपने इसीलिए जब लोहे की बात की तो वो भी मुझे याद आ गया। एक सवाल और आया है अंकुश अग्रवाल साहब का, इंटरेस्टिंग सवाल है, सुनिएगा डॉक्टर साहब। ये एक अच्छा F&O का स्टॉक पूछ रहे हैं, जो इन्हें बता दीजिए आप अगले 10 दिन में कम से कम 5% चलने की उम्मीद हो। डॉक्टर साहब बढ़िया सवाल है और बढ़िया रणनीति हम भी सुन रहे हैं। मेरे डायरेक्टर साहब, कैमरामैन, सबने अपने ऑडियो तेज कर लिया है कि आप 5% गेन देने वाले हो 10 दिन में, बताइए। सर एक बहुत बढ़िया स्टॉक है जिसे आप देख भी रहे होंगे, उसका नाम है, तो आप इसको ले लीजिए। मैं क्या ही बोलूं डॉक्टर साहब इसके ऊपर, खैर। लेकिन आमतौर पे डॉक्टर साहब 5% का रिटर्न 10 दिन में कितना फीजिबल लगता है आपको? नहीं, फिलहाल उनका क्वेश्चन वाजिब है और मैं बड़े गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं जो स्टॉक अच्छा लग रहा है। मैं मजाक की एक अपनी बात है, NMDC जो इस समय फ्यूचर में है उसको आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर ये दमखम दिखाई देता है। और अगर दूसरे स्टॉक की अगर यहाँ पर चर्चा करूं तो मुझे फेडरल बैंक में फ्यूचर में भी ये साफ साफ मोमेंटम दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये 2 स्टॉक्स में से एक स्टॉक आपको ज्यादा रिटर्न और एक स्टॉक थोड़ा कम रिटर्न देगा, लेकिन रिटर्न जरूर देगा। तो ये 2 विकल्प आपके सामने रखे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप रिटर्न
कम समय में ज़्यादा की उम्मीद लगा रहे हैं तो रिस्क भी कम समय में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक वेदांत फैशन के ऊपर सवाल आया है, क्या आज के दाम पर लेना चाहिए? फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि अगर ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा करेक्शन हो चुका है और काफी बड़ा करेक्शन के बाद अब पुल बैक आने के संकेत कम है। निवेश बना रहेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, घटने के संकेत ज्यादा है, दूरी बनाइए। ओके, तो थोड़ी दूरी बनाइए, वो ज़्यादा बेटर है इसमें। इसके अलावा बातचीत करने के लिए नीरज जी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। नीरज जी नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार नीरज जी। हाँ सर, मेरे पास जी शिपिंग का 1200 शेयर है, अरे 1200 पे है। ओके। हाँ 300 शेयर। ओके सर 1 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? रवि सर से थोड़ा पूछिए। रवि सर क्या करना चाहिए? जी शिपिंग, इनके पास है 300 शेयर 1251 रुपए के दाम पर। नज़रिया 1 साल का है। ये चला नहीं है। दो इसमें फंडामेंटल तो हमेशा कम दिखते ही हैं वैल्यू वाइज, लेकिन आप क्या राय रखते हो इसमें, क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, 1 साल का नजरिया है, बने रहिए सर, बिल्कुल आपको वापस से रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि 1200 इसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हालांकि 1 साल के टारगेट के हिसाब से अगर देखें तो मैं 1350 के आसपास के टारगेट देख रहा हूं, तो पुल बैक तो आना तय है। थोड़ी बहुत सिचुएशन जिस हिसाब से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज हो गई, एक्सपोर्ट को लेकर बैन हो गए, इस टाइप की चीजों में थोड़ा इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, थोड़ा वैल्यूएशन वाइज भी अब अच्छा लग रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा बेटर दिखाई पड़ रहा है। अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं, और सिचुएशन वाइज भी पहले कंपेरिजन में बेटर हो चुका है, तो उसको भी आप अदरवाइज देखिएगा। इसके अलावा अमरनाथ सिंह साहब आपको अपनी तरफ से वो प्रणाम भेज रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इनके पास शेयर इंडिया सिक्योरिटी के शेयर हैं, क्या करें? देखिए, ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे मैं ज्यादा कुछ भरोसा करता नहीं हूं, और इस समय शेयर इंडिया के शेयर की बात करूं तो इन्होंने तो एल्गो ट्रेडिंग को लेकर के एक नए मुकाम बनाए हैं। प्राइस अगर आप बताते तो शायद ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि स्प्लिट के पहले का है, स्प्लिट के बाद का, ये ज्यादा जरूरी है। 501 रुपए पर डॉक्टर साहब, एक हफ्ता पहले लिया है 150 शेयर 501 रुपए के दाम पर। अच्छा, तो फिलहाल तो अभी सर 501 रुपए पे आपने लिया। 501 शेयर है 150 रुपए के दाम पर, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है अभी है। अच्छा, तो सर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस 145 का डाल लीजिए, और पुल बैक तो इसमें आता ही रहेगा। तो पुल बैक अगर आता है और वापस से 170 के आसपास के भाव आते हैं तो प्रॉफिट 170 या 190 के भाव आएंगे तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। फिलहाल अभी होल्ड करने की राय। तो फिलहाल आपके लिए बने रहने की राय यहाँ पर दी गई है। एक सवाल साईं प्रवीण साहब का आया है, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। टाटा कम्युनिकेशन है 1341 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, इसका मोमेंटम काफी जो है वो हाई रहता है, यानी वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, और इस स्टॉक को अभी फिलहाल तो होल्ड करने की राय है। जहां तक टारगेट की बात करें तो 1700 के आसपास के टारगेट, यानी 1680 से 1700 के टारगेट अचीव हो सकते हैं, होल्ड करके रखिए। तो आपके लिए राय रखी गई है टाटा कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी। डैम कैपिटल 350 शेयर हैं, ये रिकवरी कब तक आएगी डॉक्टर साहब? इनका सवाल ये है, रोहित जी का सवाल है, और ये भी हाल की लिस्टिंग है। सो करा क्या जाए इसमें? मैं एक्चुअली में कई प्लेटफॉर्म पर गया हूं, और मुझे नहीं पता रोहित जी वही हैं, लेकिन ये डैम कैपिटल का सवाल बहुत आया है। क्या करें, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। एक ही राय सिंपल है, डैम कैपिटल अब डंप कैपिटल हो गया है, एग्जिट हो जाइए, इसकी जगह दूसरा स्टॉक बाय कर लीजिए। बहुत से स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं, अभी फेडरल बैंक रिकमेंड किया है, उसको ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे और बेटर नाम आपको बताए गए। वैसे भी सर बहुत साफ रहा है डॉक्टर साहब, अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर वैसे भी दे चुके हैं कि अगर आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं तो थोड़ा समय आपको देना चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद यहाँ पर निवेश करिएगा। राहुल राज साहब के पास 99 रुपए के दाम पर विशाल मेगा मार्ट के शेयर हैं, एक और डैम कैपिटल के इर्द गिर्द का आया हुआ आईपीओ। आप कैसे देख रहे हो इसे? देखिए, वैसे 99 तो प्राइस ऐसा है कि यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि अगर कोई पुल बैक आता है 110-15 के भाव के आसपास कंसोलिडेट करता है तो वहां पर एक बार वापस से राय ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट करता है
तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक राय ले सकते हैं, लेकिन रणनीति आपको बताई जा चुकी है। इसके अलावा एलएनटी पर शंकर सिंह साहब का एक सवाल है, उन्होंने 3350 के दाम पर लिया है, करना क्या चाहिए इसमें? होल्ड करके रखिए सर, क्योंकि एलएनटी जैसे स्टॉक्स पे लॉस लेने से ज्यादा अच्छा है कि स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, वापस पुल बैक करके आपको नंबर्स के फॉर्म में एक तेजी का पैटर्न मिलता है, 3500 के आसपास भाव मिलता है, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए पूछ लीजिएगा। नहीं तो सुमित जी तो आपको हर दिन मंडे टू फ्राइडे 1 बजे से 2:30 बजे तक रहते हैं, पूछिएगा सवाल। वही बात फिर आपने उठा दी वापस कि मिठाई आपकी बाकी जवाब मैं दूं, ये कौन सा इंसाफ हो रहा है। खैर, एक और सवाल आया है सर ब्लू स्टार को लेकर। 50 शेयर हैं, 2200 रुपए के दाम पर इरफान खान साहब ने ले रखा है, अभी क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, अभी मैं ब्लू स्टार के ही बारे में चर्चा कर रहा था कुछ देर पहले, आपको कह रहा था इस सेगमेंट से दूर रहिए। तो फिलहाल ब्लू स्टार में भी कोई कुछ भी ग्रीन तो बचा नहीं, ब्लू भी खत्म हो गया है, एग्जिट हो जाइए। तो अभी तो आप एग्जिट हो जाइए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक बजिंग पे जाऊं उससे पहले डॉक्टर साहब, यादवेंद्र यादव साहब के पास दीपक बिल्डर्स के शेयर हैं, करीब करीब 25% के आसपास का लॉस है, इसमें इन्हें क्या करना चाहिए? सर देखिए, दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग इस समय स्टॉक चल रहा है 139 रुपए, गिरावट में भी 125 120 रुपए तक जा सकता है। अगर आपका पैटर्न कहता है कि आपको होल्ड करना चाहिए तो आप 130 का मिनिमम स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके एग्जिट ही होना पड़ेगा, और अगर पुल बैक करके 152 आ जाता है तो भी एग्जिट कर लीजिए। तो 152 के अराउंड कहीं मिले तो आप एक बार को एग्जिट कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। दर्शन गोहेल साहब हमारे साथ राजकोट से मौजूद है बातचीत करने के लिए। दर्शन जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शन जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा सवाल वेदांता पे सर था। ओके। 272 के पीछे मेरे पास 1000 शेयर है। ओके। और मैं होल्ड कर सकता हूँ, काफी देर तक मैं होल्ड कर सकता हूँ, और डीमर्जर पे भी अपनी राय दीजिएगा सर। ओके, तो करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास वेदांता के शेयर हैं और बहुत बढ़िया दाम पर इनकी खरीदारी है, करीब करीब 292 रुपए के दाम पे इनकी खरीदारी है, 415 चल रहा है। अभी डीमर्जर का वेट कर रहे हैं, जो कि हाँ सर 272 के करीब, 272 सॉरी, तो 272 के दाम पे खरीदारी है और 415 भी दाम चल रहा है। डीमर्जर का वेट कर रहे हैं, जो कि टल के सितंबर तक पहुंच गया है, क्या किया जाए इसमें? देखिए सुमित भाई, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे आपने कभी मेरी तरफ से सेल का रिकमेंडेशन नहीं देखा होगा, हमेशा मैं इसको बाय की रिकमेंडेशन पे देता हूँ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, मुझे इसका डिविडेंड बड़ा अट्रैक्ट करता है, और मुझे लगता है कि जब चाहे स्टॉक करेक्ट हो जाए लेकिन डिविडेंड का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छा खासा रेशियो ऊपर रहता है। और दूसरा, ये स्टॉक जितना करेक्ट होता है उसके बाद जब रैली दिखाता है तो वो पकड़ में नहीं आता। वही सेम चीज है, आप देखिए 4 अक्टूबर को इसका रेट था 222 रुपए, और फिर उसके बाद 28 मार्च को 280 रुपए, यानी 272 जहां इन्होंने खरीदा, उसके बाद सीधा 526 रुपए आया, अभी 415 चल रहा है, 480 की क्षमता रखता है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो आप चाहे तो यहां पर सोच सकते हैं, लेकिन दोबारा 360 से ज्यादा नीचे मिलेगा नहीं, तो अभी फिलहाल होल्ड करके रखिए। 480 के आसपास मुनाफा वसूल करना है, नहीं करना है सुमित जी को तंग करना। डिविडेंड की यील्ड या डिविडेंड की स्टोरी तो वैसे भी इसकी शानदार है, और बाकी डीमर्जर एक बड़ा ट्रिगर है ही, तो आप बने रह सकते हैं। आपको यही राय यहाँ पे दर्शन साहब दी गई है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ बजिंग स्टॉक को लेकर भी। डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालों बातचीत हो ही गई, अब जरा कुछ बजिंग स्टॉक्स को भी चर्चा कर ली जाए। तो डॉक्टर साहब, आज बजिंग स्टॉक्स में अर्निंग ही है। पहले तो जरा ये अदानी समूह की 2 अर्निंग आई हैं, अदानी 3 अर्निंग आई है बल्कि, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी विल्मर, इन तीनों की अर्निंग्स आई हैं, और तीनों की अर्निंग के बाद रिएक्शन कोई बहुत अच्छा है नहीं। अदानी विल्मर 5% नीचे, अदानी ग्रीन भी करीब करीब 2% नीचे, अदानी टोटल के केस में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, करीब करीब 1% नीचे ये भी है। क्या किया जाए इन तीनों में? देखिए, वैसे भी अदानी के शेयरों में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, और जहां तक AWL ही सिर्फ एक ऐसा वीक काउंटर है जो इनका सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि
AWL से निकल जाना चाहिए और बाकी दो स्टॉक्स को होल्ड कर लीजिए। थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर है लेकिन वापस रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। फ्रेश खरीदारी की गलती अभी मत करिएगा। तो अभी आप नई खरीदारी ना करें और जो आपको लेवल्स बताए गए हैं तीनों को लेकर वो आप एक राय यहाँ पर अपनी बना सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब कुछ और स्टॉक्स में एक ओबरॉय रियल्टी और देखिए, ओबरॉय रियल्टी के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा आज इश्यूज यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो नंबर्स हैं उसमें भी वीकनेस थी और स्टॉक भी 3-3.5% नीचे कामकाज कर रहा है। क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, ओबेरॉय रियल्टी से तो फिलहाल दूरी बना लीजिए क्योंकि ये स्टॉक 1200 रुपए आने वाला है। मालूम है मुझे 1608 रुपए चल रहा है लेकिन 1200 रुपए आने वाला है। और इनफैक्ट अगले 1 साल के निवेश के लिए प्रॉपर्टी स्टॉक्स को नमस्ते कर लीजिए क्योंकि जो चीज आपने अभी IT काउंटर में पिछले 1 साल में देखी है उससे ज्यादा विभद्र रूप आप प्रॉपर्टी स्टॉक्स के अब देखने वाले हो। तो यहां पर प्रॉपर्टी स्टॉक से जिनको मुनाफा आ रहा है पोर्टफोलियो खाली करना ज्यादा जरूरी है। और ओबेरॉय रियल्टी तो सिर्फ एक इंडिकेशन है। तो यहां पर ओबेरॉय रियल्टी से भी एग्जिट बनता है। नहीं, कौन सा रूप डॉक्टर साहब? विभद्र। ऐसा कौन सा रूप होता है जिसमें आदमी डर जाता है। अच्छा, इतना विभद्र रूप आने वाला है रियल एस्टेट में? क्या हो गया, कोई प्रोजेक्ट को लेकर इश्यू आया है क्या आपका? नहीं सर, पिछले मैं लगभग आपको मैं बताऊं तो मैं जनवरी के बाद से, जब से बजट आया उसके बाद से प्रॉपर्टी स्टॉक से मैंने दूरी बनानी शुरू करवा दी थी। इनफैक्ट लास्ट सितंबर से मैं ये जो प्रिडिक्शन था वो ये निकालने की कोशिश कर रहा था और तब से अगर देखूं तब तक प्रॉपर्टी स्टॉक्स ने 24% का फॉल दे चुके हैं। तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि यहां से अभी 20-25% का फॉल और आ सकता है। तो ये एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है कि जो डेटा है, आंकड़े हैं, जो मार्केट की सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो शायद मेट आउट नहीं करती हुई नजर आएगी। और आपको जिस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं से अब ठहराव, रुकाव और थोड़ा गिरावट का रुझान या फिर सेम इसी भाव पर अगर 3 साल तक, 2 साल तक खड़े रहते हैं तो बात वही हुई कि वो गिरावट पे ही है। तो आपको राय ओबेरॉय रियल्टी के संदर्भ में भी दी गई है, रियल एस्टेट के संदर्भ में भी दी गई है। एक नाम और है डॉक्टर साहब, वो है PNB हाउसिंग। सरप्राइज नंबर आए हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन भी इसका अच्छा देखने को मिला, एक स्ट्रांग रिएक्शन आया है। और NBFC स्पेस में अभी आप फाइनेंशियल की बातचीत कर भी रहे थे, क्या किया जाए यहाँ पर? देखिए, PNB हाउसिंग या फिर पूरे फाइनेंशियल पैक को देखें तो अब तो थोड़ा अट्रैक्शन यहाँ पर जनरेट होगा वापस से। तो इसीलिए यहाँ पर अभी पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। 1030 चल रहा है और 1250 के लक्ष्य अचीव कर सकता है। तो PNB हाउसिंग बढ़िया नंबर्स और शायद यहाँ पर एक अच्छा रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़े। तो ये कई सारे स्टॉक, कई सारी खबरें, कई सारे ट्रिगर जिनके दम पर आपको इन पे नजर रखनी होगी। तो बजिंग स्टॉक को फिलहाल ही समेटते हैं। डॉक्टर साहब, 2-4 सवालों पे जरा और बात कर लीजिए, फिर आपकी ट्रेडिंग कॉल पर भी आता हूं। जरा एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट अब बुल हो गई है या अभी भी बियरिश रहने के आसार हैं? आप क्या राय रखते हो? देखिए सुमित जी, बहुत अच्छा सवाल है। और ये मैं कह सकता हूं कि मार्केट तो बुल हो गई है लेकिन उस बुल ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। तो थोड़ी उसकी सेहत जो है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट नहीं दे रही है। क्योंकि ये जो बुल है वो पतला दुबला वाला बुल है जिसके ऊपर ज्यादा सवारी कर लेंगे तो ये गिर जाएगा और बियर के पास जाके छोड़ के आ जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो देखिए, जब तक इन लेवल्स पर अगले 3 महीने तक मार्केट सस्टेन नहीं करता तब तक इसको बड़ा बुल रन समझने की गलती करना थोड़ा गलत होगा। और जिस हिसाब से अभी हालात चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, चाहे वो इंडिया का ही अब जियोपॉलिटिकल कह लीजिए या फिर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात कर लें, गोल्ड के प्राइसेस की बात कर लें, बॉन्ड यील्ड की बात कर लें, इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं से इन्फ्लेशन उन पर हावी होता जा रहा है और ये मार्केट को ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। तो इस बुल रन पे बहुत बड़ा बुल रन नहीं है, छोटे मोटे बुल रन आएंगे, स्टॉक से स्पेसिफिक बुल रन आते रहेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखिए, बाजार में बहुत तेजी की उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन हाँ उतनी खराबी की भी उम्मीद मत रखिएगा। तो इसी तरह दायरे में रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी कुछ और रहेगी।
मिंटू जी आपके प्रशंसक हैं, आपको अपना गुरु मानते हैं। इनके 3 सवाल हैं। पहला है एक्साइड इंडस्ट्री, दूसरा है जेके टायर, तीसरा है टाटा मोटर। इन तीनों में से किसी 2 शेयरों की एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं। आप जो बोलेंगे वो ये फॉलो करेंगे 100%। सर 2 शेयर तो मैंने अभी बता दिए थे, वही मेरे टॉप लिस्ट में है, लेकिन फिर भी मुझे एक्साइड और जेके ज्यादा पसंद है। टाटा मोटर पसंद है, लेकिन 570 के लेवल पर, करंट लेवल पर बिल्कुल नहीं। ओके, तो 570 पे एक बेटर बेट बन जाएगा टाटा मोटर्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा स्टॉक एंट्री के लिए हो गया है क्या? देखिए वैसे स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा पेशेंस आपका मांग रहा है, लेकिन हाँ स्टॉक अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। रवि सर, एक सवाल आया है मोहित जी का देहरादून से। इनके पास पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर हैं 448 रुपए के दाम पर, और 40 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए इस पे जब न्यूज आई थी उसके बाद से एक बड़ा फॉल देखने को मिला, लेकिन पुल बैक आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा समय देते हैं, इस समय पे के बाद डिसीजन लेना ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल अभी होल्ड करने की राय है। डॉक्टर साहब, फोन आया था अभी, मैं देहात जब तक मैं ऑन एयर देखता तब तक आप फोन काट दिया आपने। फोन आया था, ये घर से फोन था कि लंच टाइम हो गया है, या दूसरे चैनल से फोन था कि लंच टाइम हो गया है, आ जाओ? देखिए फोन जब भी मैं अगर उठाता हूं तो सिर्फ शो के टाइम पे वो मेरे घर से ही होता है, तभी मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। और मेरे फादर का फोन था, उस समय ट्रेवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। और उनका फोन, चूंकि वो प्रोफेसर रहे हैं, तो उनका फोन अगर नहीं उठाइए तो वो उतनी ही तरीके से झाड़ भी देते हैं। कहते हैं बहुत ज्यादा कुछ बिजी हो गए हो, तो इससे झाड़ सुनने से ज्यादा अच्छा है फोन उठा के बोल दो कम से कम कि हाँ पापा कर रहा हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, मानना पड़ेगा, नाम है रवि सिंह यानी कि शेर, और घर से फोन आते ही आपको भी उठाना पड़ गया। कमाल ही है ये तो। खैर, आगे बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब, इसमें अलग से निजी कभी बातचीत होगी। एक सवाल और है कि बीएससी के रिजल्ट है 6 मई को, अंकुश अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं, क्या इसमें तब तक तेजी रहेगी? सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर प्रॉफिट में है थोड़ा सा गिरावट के संकेत दिख सकते हैं। चलो डॉक्टर साहब, लग रहा है कि अर्जेंट कॉल आ ही गया, घर से और निकलने का समय हो भी रहा है, और वैसे भी आपका समय पूरा हो भी गया। बहुत देर आज हमारे साथ आप मौजूद रहे भी, क्योंकि होता है क्या ना, आप आते इतने समय बाद हो कि झड़ी लग जाती है सवालों की, और हमें पूछना ही पड़ता है, इसीलिए आपको हम नहीं सुमित जी, मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगा सर एवरी ट्यूसडे। आप अपने दर्शकों से भी कमिटमेंट कर सकते हैं, और बहुत रेयर केस में ही मैं शोज को कैंसिल करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। हाँ लेकिन ये है कि अब जैसा मैंने बताया कि अब शादी और फंक्शन में ऐसे होते हैं जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, और अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो थोड़ा दुविधा बन जाती है कि उस टाइम पे शो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसका दुख भी होता है। और इसीलिए अपने यूट्यूब पे भी मैं कई बार ऐसी जब अनाउंसमेंट होती है तो कर देता हूँ, जिससे लोग परेशान ना हो। और कोशिश यही होती है कि आपके साथ जरूर एवरी ट्यूसडे मुझे मौका मिले और मैं आपके साथ जरूर शेयर करूं। तो जो डॉक्टर साहब शादी कह रहे हैं ना, वो उनकी नहीं थी, आप गलतफहमी मत रहिएगा उनको देखकर, वो किसी रिलेटिव की शादी में गए थे। खैर डॉक्टर साहब, जानने से पहले एक आखिरी सवाल और लेते हैं। अमित जी का सवाल आया है, इनके पास एनआईटी के शेयर हैं 3190 रुपए के दाम पर, क्या करें ये इसमें? देखिए वैसे एनआईटी ही एक ऐसा आईटी काउंटर का स्टॉक है जो कि थोड़ा सा जो है वो स्टेबिलिटी यहाँ पर दे रहा है आफ्टर करेक्शन। 133 रुपए चल रहा है, होल्ड करके रखिए। 170 रुपए के आसपास आता है तो फिर हमारे नए दूल्हे साहब से पूछेगा, और सुमित साहब बताएंगे कि किसी ना किसी से पूछ कर कि इसमें क्या करना चाहिए। अरे नहीं सर, अपने को तो बहुत साल हो गए दूल्हे हुए वाली कहानी को खत्म किए हुए, मेरे को कहाँ आप इस पिक्चर में घसीट रहे हो। खैर चलिए, अब इस सवाल जवाब का सिलसिला नहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले कि डॉक्टर साहब जुड़ते हैं तो एक रॉकेट शेयर या रॉकस्टार शेयर जो है डॉक्टर साहब की तरफ से ज़रूर आता है, तो ज़रा वो रवि जी के रॉकस्टार के स्टिंग चलाइए, फिर आगे हम बात करें डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ये नाम ही चेंज करवा दो, क्योंकि मैं इतना, मुझे तो पता ही नहीं चलता, एंड में जब स्टिंग चलती तब याद आता है अच्छा नाम तो रवि था। मैं डॉक्टर साहब बोलता रह जाता हूँ। कोई बढ़िया शेयर बताओ ना आप। देखिए सर, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में वैसे तो मेरे पास कई शेयर हैं, लेकिन 2 शेयरों की हमने चर्चा करी है, जिसमें फेडरल बैंक जो फ्यूचर में भी ले सकते हैं, और चूंकि आज आपने बात की है तो बीटीएसटी पे भी ले सकते हैं, और
कैश में भी खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के ट्रेडर। तो तीनों कंडीशन पे फुलफिल बैठता है। 200-205 रुपए के बीच में चल रहा है। करंट लेवल पर खरीदारी करें। 225 का लक्ष्य, यानी कि यहां से 10% का अपवर्ड मूव आपको आने वाले 4 वीक में देखने को मिल सकता है। तो आप इसको टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 195 का। दूसरा स्टॉक की बात करें तो वो है एनएमडीसी। वैसे तो बहुत बार रिकमेंड किया है, कुछ दिन पहले 47 रुपए चल रहा था, आज चल रहा है 65 रुपए के पास। कर सकते हैं यहां पर खरीदारी। टारगेट होगा 75 रुपए का और स्टॉप लॉस होगा इसका 62 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस। तो इस दो दमदार स्टॉक्स में फिलहाल इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाइए। बाकी हफ्ते दर हफ्ते हम लोग स्टॉक्स डिस्कस करते रहेंगे और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो पर शामिल करते रहेंगे। तो रवि जी के दो नाम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला नाम है फेडरल बैंक। 225 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी करो। 195 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करो इसमें। 204 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। दूसरा एनएमडीसी, पहले भी कई बार जिक्र हुआ। अब 74 रुपए के नए टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। करीब करीब 62 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखिए और 64 रुपए का अभी का दाम देखने को मिल रहा है। डॉक्टर साहब, बातचीत करते करते कब सवा घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप कार्यक्रम में शामिल हुए। एक लंबे अंतराल के बाद आपने समय निकाला हमारे लिए। और जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जिन भी स्टॉक्स की चर्चा करी, ऐसे हमारे क्लाइंटों को सजेशन गए हुए हैं, लेकिन मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे और रूबरू भी आपसे जल्दी मुखातिब होंगे, तो उसके बारे में हम आगे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब हेलो मनी 9 को यहीं समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और लगातार खबरें बनी रहेंगी मनी 9 पे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हेलो मनी 9।